ये तो केवल आपकी सोच का ही फर्क है, वरना जो समस्याएं आती है जीवन में वो व्यक्ति को कमज़ोर बनाने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं और प्रारंभ करते हैं। कक्षा 11 की पुस्तक चल रही वितान भाग 1, पाठ चल रहा है तीसरा अपना, आलो आंधारी बेबी हालदार साहिबा का। आज उसका दूसरा भाग है। पहला भाग हमने कल देखा था। बहुत ही मार्मिक आत्मकथा है इनकी। अनुरोध है वीडियो को आप लाइक कर दो अभी और शेयर कर दो सभी ग्रुप में, सभी साथियों के साथ में, ताकि वो भी जुड़कर लाभ ले सके। पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन क्लिक करो, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करो ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से है, जिस पर 2800 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। उसी चैनल को आपको ज्वाइन करना है, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से। तो देखिए, कल हमने जो ये अध्याय पढ़ा था, इनका बेबी हालदार का घर है जो तोड़ दिया जाता है और नष्ट कर दिया जाता है। वो सोचते हैं कि पता नहीं मेरे भाग्य में अभी और कितना कष्ट और कितना दुख भोगना लिखा है। उससे आगे है जो हम आज देखते हैं। उस दिन फिर कहीं घर खोजना खाजना नहीं हुआ। रात 7-8 बजे भोला दा आया। भोला दा यानी भाई साहब आए इसके। वह मुसलमान था और पास ही में रहता था। बड़े भाई को दा कहते हैं। उसका घर भी है जो तोड़ दिया गया था। वह हम सब लोगों की तरफ का रहने वाला था। जिस तरफ की ये रहने वाले थे उस तरफ का ही वो रहने वाला था, और मेरे भाइयों और मेरे बाबा को भी जानता था। ठीक है। तो दा साहब जो लेने आया था इनके पास, वो क्या था? मुसलमान था, नाम भोला। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। मेरे बच्चों से उसे बहुत लगाव था। भोला दा ने कहा, इस तरह बच्चों के साथ रात में तुम अकेले कैसे रहोगे? तो ये कथन पूछा जा सकता है। इस तरह ज़रूर ध्यान में रखिएगा, इस तरह बच्चों के साथ रात में तुम अकेली कैसे रहोगे? किसका कथन है? भोला दा का कथन है साहब। इस तरीके से सवाल है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। इतना कहकर वह वहीं हम लोगों के पास है जो बैठ गया। उस हालत में क्या किसी को नींद आ सकती थी कि जिसका घर वर तोड़ दिया गया हो, सामान वगैरह बाहर फेंक दिया गया हो, उस हालत में किसी को नींद आ सकती थी क्या? उस खुली गंदी जगह में हम सब ने ओस में वह रात किसी तरह जो काट दी। सवेरे भोलादा ने कहा, तुम जहाँ काम करती हो वहाँ के साहब से बात करके देखो ने। मैंने सोचा ठीक ही तो कह रहा है। तातुश ने तो पहले ही कहा था कि रहने के लिए वह मुझे जगह भी है जो दे सकते हैं। तातुश मैंने कल भी कमेंट बॉक्स में पिन किया था। तातुश यानी घर का मुखिया, बड़ा पिता तुल्य, बाबा कह सकते हैं। एक बार बात करके देख ही लूँ। मैंने उससे कहा, बोला था तुम ही एक बार चलकर उनसे बात कर लो न। मेरी तो कहने की हिम्मत नहीं होती। बोला था बोला, तो चलो फिर मैं कर लेता हूँ साहब से बात जहाँ तुम काम करती हो, और क्या। मैं उसे लेकर चली आई। वह बाहर ही खड़ा रहा और मैं भीतर जो गई। देखा कि तातुश अखबार पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? अखबार पढ़ रहे हैं। मुझे देखते ही वह बोले, क्या बात है बेबी, रोज़ तो तुम ऐसे नहीं दिखती, तुम्हारा मुंह ऐसा सूखा सूखा सा क्यों है आज? मैंने उन्हें सारी बातें बता दी कि कैसे हम लोगों के घर बुलडोजर से तोड़ डाले गए हैं और कैसे सारी रात मुझे बच्चों के साथ बाहर है जो ओस में पड़े रहना पड़ा है। मैंने उनसे कहा, मेरे साथ मेरी जान पहचान का एक आदमी आया है, आपसे हैं जो बात करना चाहता है। मेरी बात सुन तातुश फ़ौरन बाहर गए और भोलादा से माफ़ करें, और भोलादा से बात कर मेरे पास है जो आए और बोले, तो तुम रात को ही क्यों नहीं चली आई? बच्चों को लेकर रात भर बाहर क्यों रही? तुम्हें रात ही में चले आना था। खैर अब बताओ कब आ रही हो? मैंने कहा, आप जब कहेंगे। तातुश बोले, अभी आ सकोगी? मैं राजी हो गई और घर जा एक रिक्शे में अपना सामान लाद बच्चों के साथ है जो आ गई। रास्ते में मैं सोच रही थी कि तातुश तो एक ही बार कहने पर तैयार हो गए, अब आगे पता नहीं क्या होगा। तातुश ने छत पर एक कमरा मेरे लिए खाली कर दिया। उस कमरे में अपना सारा सामान जमा में खाना बनाने की तैयारी करने लगी। तातुश ने ऊपर आकर देखा तो हंसते हुए बोले, तुम आज खाना न भी बनाती तो चल जाता, नीचे तो काफ़ी खाना रखा ही है। मैंने कहा, तो क्या हुआ, रखा रहे, दादा लोग खाएंगे, मतलब भाई लोग खाएंगे।
तातुश बोले, रात को एक बार नीचे एक गरम गरम रोटी खिला सकोगी? अभी तक दोनों समय रोटी बनाने वाला कोई नहीं था। तुम जो खाना बना जाती थी उसी को रात में भी खाना पड़ता था। अब तो तुम यहीं आ गई हो तो दोनों समय गरम गरम खाना खिला सकोगी। इसके बाद से मैं खाना वाना और अन्य सभी काम अपनी मर्ज़ी से करने लगी। किसी को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं होती। तातुश मुझे काम करते देखते तो कभी कभी कहते, बेबी तुम इतना काम कैसे कर पाती हो? सारा दिन काम करती रहती हो, थोड़ा आकर मेरे पास बैठो। मैं बैठ जाती तो पूछते, बच्चों ने कुछ नाश्ता वास्ता किया कि नहीं? तुमने कुछ खाया वाया कि नहीं? जाओ ऊपर जाकर बच्चों को खिलाओ, फिर आकर अपना नाश्ता करना, जाओ जल्दी जाओ। इतनी देर हो गई और अभी तक उन्हें कुछ दिया ही नहीं। वह फिर कहते, यहाँ से थोड़ा दूध ले जाकर उन्हें दे दो। यहाँ आने के बाद से मेरे बच्चों को रोज़ आधा लीटर दूध है जो मिलने लगा था। तातुश के घर पे आने पर बच्चों को कितने लीटर दूध मिलने लगा? आधा लीटर। तातुश ने एक दिन कहा, देखो बेबी, इस घर में पहले भी कई औरतें काम कर चुकी है, लेकिन तुम जैसी कोई लड़की अभी तक मुझे नहीं मिली। वह फिर बोले, देखो तुम ये कभी मत सोचना कि तुम यहाँ बस काम पर लगी हो। एक लड़की हो या ये घर किसी और का है, इसे तुम अपना ही है जो समझना। मेरी कोई लड़की नहीं है, मैं तुम्हें अपने लड़की जैसा मानता हूँ। मैंने सोचा, भला ये भी कोई कहने की बात है? ये तो मैं भी जानती हूँ, मतलब कि यहाँ आकर मैं कितनी सुखी हूँ। सभी हमेशा मेरा ख्याल रखते हैं। कभी तबीयत ख़राब होती तो तातुश चिंता में पड़ जाते हैं, चिंता करने लगते हैं क्या हुआ, और मेरे कुछ काम खुद है जो करने लग पड़ते हैं। मुझे ज़बरदस्ती पड़ोस के डॉक्टर के पास भेज देते हैं। डॉक्टर मेरी जांच कर दवा लिख देता और मैं उसकी पर्ची लाकर तातुश को दे देती। वह जल्दी से जाकर मेरे लिए दवा ले आते। दवा सिर्फ लाते ही नहीं, बल्कि जिस समय जो दवा खानी है उसे निकाल कर दे भी देते, और मेरे आनाकानी करने पर, मना करने पर, नाटक करने पर जबरन खिला भी देते। मेरे बच्चे बीमार पड़ते तब भी वह फ़ौरन उनके लिए दवा ला देते। घर में काम करने वालों को इतनी अच्छी तरह रखे जाते मैंने कहीं नहीं देखा था कि घर में जो नौकर चाकर काम करते हैं उनको मालिक है जो इस तरीके से उनके साथ ट्रीट करता है, व्यवहार करता है, ये मैंने तो कभी नहीं देखा इस तरह का। उनके यहाँ मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तेल, साबुन, खाना पीना, कपड़े वपड़े, किसी भी चीज़ का अभाव वे लोग मुझे नहीं होने देते। मैं सोचती कि इतने घरों में मैं काम कर चुकी, लेकिन इस घर के लोगों जैसा व्यवहार कहीं नहीं देखा। ऐसा लगता है जैसे इस घर की सब कुछ मैं ही हूँ। पता नहीं इतना अच्छा घर, इतने अच्छे लोग फिर मुझे मिलेंगे या नहीं। इस घर में मुझे सुख ही सुख था, फिर भी कभी कभी मेरा मन उदास हो उठता था। 2 महीने से मुझे अपने बड़े लड़के की कोई खबर नहीं मिली थी। तातुश शायद ये समझते थे। एक दिन हठात अचानक से उन्होंने पूछा, बेबी तुम्हारा बड़ा लड़का कहाँ रहता है? तुम कभी जाकर उससे मिलते क्यों नहीं हो? 1 बार 2 बार 3 बार वह पूछे ही जा रहे थे लगातार, और मैं कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। कुछ देर बाद मुंह नीचा किए मैं बोली, मुझे तो पता ही नहीं कि वह कहाँ रहता है। तातुश चौंक कर बोले, ये क्या बेबी, तुम्हें पता नहीं तुम्हारा लड़का कहाँ रहता है? मैंने कहा, उसे जो लोग ले गए थे वे मेरे घर के पास ही रहते थे। मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने ये तो बताया था कि वह किस जगह रहता है, लेकिन उन्हें उसके घर का नंबर ठीक ठाक है जो मालूम नहीं था। उन्होंने जो जो नंबर बताए थे वहाँ मैं गई थी, 1 बार नहीं कई बार, लेकिन हर बार घूम फिर कर जो लौट आई मुझे वो नहीं, वहाँ पर मिला ही नहीं। बस इतना बार सुना है कि उस घर के मालिक की यही कहीं दवा की दुकान है। मैंने 2-1 लोगों से पूछा भी, लेकिन किसी को ठीक से जो पता नहीं। तातुश चिंतित होकर बोले, यहाँ तो दवा की बहुत सी दुकानें हैं। उस दिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन सवेरे मुझे बुलाकर उन्होंने कहा, वे लोग जब तुम्हारी लड़की को ले जा रहे थे तो उसे छोड़ने से पहले उनसे तुम्हें सब कुछ अच्छी तरह जान समझ लेना चाहिए थे, कहाँ ले जा रहे कहाँ नहीं ले जा रहे। तुम्हें पता है ऐसे में न जाने क्या हो सकता है। उनकी बात सुनकर मैं चुप रही आई। कुछ क्षण बाद वह बिना मुझसे कुछ कहे बाहर चले गए और
तीन घंटे के बाद लौटे। आते ही वह फ़ोन करने लगे। मैं किचन में खाना बना रही थी और मैंने सुना क्या कि वह किसी से बातें कर रहे हैं और साथ साथ में मुझे बुला भी रहे हैं। बेबी बेबी सुनो। मैंने सोचा वह इस तरह मुझे क्यों बुला रहे हैं। मैं जल्दी से उनके पास जाकर खड़ी हो गई। वह फ़ोन पर बात किए ही जा रहे थे। बातें करते करते वह मुझसे बोले, लो बात करो। मैंने पूछा कौन है, किसके साथ बात करनी है मुझे। वह बोले, बात करो न, देखो कौन है। मैं फ़ोन कान से लगाया। मैंने फ़ोन है जो कान से लगाया, पता नहीं कौन हलो हलो किए जा रहा था। मैं उसकी आवाज़ पहचान नहीं पा रही थी। कान पर से फ़ोन हटा। मैंने तातुश से पूछा, कौन बात कर रहा है। वे बोले, अरे तुम अपने लड़के को ही नहीं पहचान रही हो क्या। मैं चौंक कर बोली, ए मेरा बाबू। मैंने फिर फ़ोन कान से लगा कर कहा, बेटा बेटा मैं तेरी माँ बोल रही हूँ। वे बोला, माँ कौन, बेबी। मैं बोली, हाँ बेटा मैं तेरी माँ। बेटा तू कैसा है। वह बोला, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, मैं यहाँ अच्छी तरह हूँ। उसकी बातों से मुझे लगा मेरा लड़का अब बड़ा हो रहा है। उसकी आवाज़ भी बदल गई है, यूँ समझ कि भारी होने लग गई है। 2-1 मास में ये वह कितना बदल गया था। उसे देखने की मेरी बहुत इच्छा होने लगी। तातुश भी समझ गए। उन्होंने पूछा, लड़के से मिलने जाओगी। मैं बोली, हाँ देख लेती तो और भी अच्छा होता, और भी अच्छा लगता। वह बोले, तो बताओ कब जाओगी कि बताओ कब जाओगी। मैंने कहा, आप जब ले जाएंगे। कुछ दिन बाद अपने लड़के से एक दिन मिलने गई तो देखा वह बाहर पौधों में पानी दे रहा था। मुझे नहीं लगा कि वह वहाँ ठीक से हैं। मैंने सोचा इन लोगों की यह जो वयस काम करने की है, जो उम्र अवस्था जो काम करने की है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। मेरे लड़के ने जल्दी जल्दी पास आकर मुझे प्रणाम किया। अपने भाई बहन को देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसके पास से मैं जब चलने लगी तो वह उदास हो गया। मैंने तब सोचा उसे अब उस घर में नहीं रखूँगी, जैसे भी हो उसे अपने पास ही रखूँगी। तातुश शायद ये सब समझते थे, इसलिए बीच बीच में मुझसे उसे फ़ोन कर हालचाल जानने के लिए कहते रहते थे। मैं उससे फ़ोन करती तो वह सिर्फ यह जानना चाहता था कि मैं कहाँ रहती हूँ, घर का नंबर क्या है। मैं यह सोचकर बात टाल जाती कि कहीं वह बिना किसी को बताए मेरे पास आ गया तो तातुश क्या सोचेंगे। वह बातों बातों में कहते भी थे कि उसकी वयस का लड़का उन्होंने कभी नहीं रखा, उसकी उम्र का। उनकी यह बात मुझे कुछ दुखी करती और मैं सोचती कि इसका मतलब क्या है ये, कि उन्होंने मेरे लड़के पर विश्वास नहीं है उनको। वह कभी ये क्यों नहीं कहते कि अपने लड़के को कुछ दिनों के लिए ले आओ। वह मुझे और मेरे बाकी दोनों बच्चों को इतना चाहते हैं तो फिर मेरा बड़ा लड़का ही क्यों उन्हें भारी पड़ता है। मैं कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन कहती भी कुछ नहीं थी साहब। होते होते एक दिन तातुश ने स्वयं ही कहा, तुम अपने बड़े लड़के को काली पूजा पर कुछ दिनों के लिए ले आना। किस दिन? काली पूजा पर। सुनकर मैं बहुत खुश हुई। वह फिर बोले, उसके लिए यहीं कहीं काम देखो जिससे मैं रोज़ तुमसे मिलजुल सके। लेकिन बेबी जानती हो बच्चों से काम कराना क्या है, गैर कानूनी है। उसे वहाँ से छुड़ा लाना चाहिए। उसके लिए ऐसी किसी जगह काम देखो जहाँ रहते रहते वह कोई और काम या कुछ लिखना पढ़ना भी है क्या सीख जाए। ऐसा ही कुछ हमें करना होगा। लेकिन 3 बच्चों को लेकर यहाँ क्या यहाँ रहना हो सकेगा फिर? मुझे तो नहीं लगता। मैंने कहा, आपने तो कहा था कि मैं यहाँ काम करते करते कहीं और भी 1-2 घंटा काम पकड़ सकती हूँ, तो मैं वैसा ही क्यों न करूँ। तातुश बोले, उससे क्या होगा बेबी, एक जगह से काम करके आओगे और आकर फिर यहाँ खटना होगा, काम करना होगा। ऐसे में तुम्हारा स्वास्थ्य कहाँ ठीक रहेगा। फिर इतनी भाग दौड़ करना ठीक नहीं है, और फिर उसकी ज़रूरत भी क्या है। अभी तो ये सब जैसा चल रहा है वैसा ही चलाओ, चलने दो ऐसा कैसे। तातुश की बातें सुन मुझे बहुत माया होती। मैं सोचती इस तरह से तो कभी मेरे बाबा माँ ने भी मुझे नहीं समझाया होगा इतने प्यार से, तो इतनी फ़िक्र इतनी केयर तो उन्होंने भी नहीं की होगी। पिछले जीवन में वह सचमुच मेरे बाबा ही थे, नहीं तो मेरे अच्छे बुरे की इतनी चिंता क्यों करते। थोड़ी देर बाद तातुश ने फिर कहा, मैंने लिखने पढ़ने का जो काम दिया है तुम वही करती रहो। तुम जितना समय यहाँ वहाँ के काम में लगाओगे उतना लिखने पढ़ने में लगाओ। तुम देखोगी क्या एक दिन वही तुम्हारे काम आएगा, और कुछ करने की क्या ज़रूरत। इसी से जो काम चलाओ न बेबी,
और फिर ये भी तो सोचो कि तुम्हारे लिखने को लेकर मेरे बंधु तुम्हारा कितना उत्साह बढ़ा रहे हैं। हमेशा कहते रहते हैं कि लिखती जाओ लिखती जाओ, लिखना बंद मत करो। उन्हें मालूम पड़ेगा कि तुम वह न कर बाहर जा जाकर दूसरे काम कर रही हो तो वे मुझे ही क्या देंगे, दोष है जो देंगे। कुछ दिन बाद तातुश ने एक दिन मुझे बुलाया और कहा, बेबी तुम अपने लड़के को वहाँ से ले आओ। मुझे उसका वहाँ काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह इसी तरह दूसरों के घर काम करता रहेगा तो उसका जीवन क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, और ये क्या ठीक नहीं है। तातुश ने आगे कहा, मैं एक शिक्षक हूँ और मैं नहीं चाहूँगा बेबी कि एक बच्चे का जीवन इस तरह क्या नष्ट हो जाए। बेबी तुम आज ही जाकर उसे ले आओ। मैं उसी दिन जाकर अपने लड़के को ले आई। तातुश उसके लिए कोई अच्छी जगह ढूंढने लगे। कोई ऐसी जगह है जहाँ रहकर वह घर का काम करते करते कोई है जो और हुनर या फिर पढ़ना लिखना है जो सीख सके, सीख जाए। ऐसा घर लेकिन मुश्किल से ही मिलता है। मेरे पास अब मेरे तीनों बच्चे थे, फिर भी मैं खुश नहीं थी। माफ़ करें, मैं सोचती हम लोगों को खिला पहना तो वह रहे ही है, साथ ही साथ और कितना करेंगे हमारे लिए। मुझे सचमुच बहुत बुरा लगता। मैंने तय किया कि जब तक मेरा बड़ा लड़का मेरे पास है तब तक मैं थोड़ा हिसाब से चलूँगी। जितना खाना पहले बनाती थी उतना ही अब भी बनाऊँगी। तातुश समझ गए थे कि खाने पीने को लेकर मैं कुछ उलझन में हूँ। वह मुझे अपने सामने ही खाने को कहने लगे। कभी कभी वह स्वयं प्लेट में खाना निकाल मुझे देते और उसी समय खा लेने को कहते। उन लोगों का ऐसा स्नेह देख कभी कभी मैं सोचने लगती कि मेरा इतना सुख अभी तक कहाँ था। मैंने इतने घरों में काम किया लेकिन इस घर जैसे लोग कहीं नहीं देखे। इसके पहले जहाँ भी मैं रही वहाँ काम के लिए मुझे महीना मिलता था, यहाँ वैसा कुछ नहीं था। तातुश कहते, बेबी मैं ये समझकर तुम्हें पैसे नहीं देता कि महीना दे रहा हूँ। तुम ये कभी मत सोचना कि मैं तुम्हें उस हिसाब से पैसे देता हूँ। तुम बस यही समझो कि तुम्हें जेब खर्च दे रहा हूँ। कितनी गहरी बात कही है। मेरा जेब खर्च तब थोड़ा बढ़ गया। तब तातुश के छोटे लड़के अर्जुनदा, तातुश का छोटा लड़का क्या नाम था, अर्जुनदा, ध्यान रखना, कि दो बंधु भी वहीं रहने लगे। अर्जुनदा के बंधु भी बहुत अच्छे थे। वे भी मुझे चाहते थे। मेरे बच्चों से भी बुला बुला कर वे बातें करते थे। उनमें एक का नाम सुखदीप था और एक का नाम रमन था। तो देखिए, अर्जुनदा, सुखदीप और रमन, ये थे वहाँ पर। अर्जुनदास से मुझे वे ही ज़्यादा अच्छे लगते थे। अर्जुनदास से भी मुझे वे ही ज़्यादा अच्छे लगते थे। कौन? सुखदीप और रमन। और क्यों न लगते, उन्हें चाय पानी या खाने के लिए कुछ चाहिए तो फट से मुझसे कहते, जबकि अर्जुनदा ऐसा कि किसी चीज़ की दरकार होने पर भी कुछ नहीं कहता, बस बिस्तर में लेटा रहता। मैं स्वयं उनके पास जाकर पूछती, अर्जुनदा कुछ ला दूँ, चाय पानी खाने को कुछ? वह सिर्फ सिर हिलाकर कभी हाँ करता तो कभी ना करता। चाहिए तो गर्दन हिला देता, हाँ नहीं तो नहीं साहब। उसके बंधु ऐसे नहीं थे। वे मुझे अपने जैसा मानते थे और मैं भी उन्हें अपना ही समझती थी। किसको? सुखदीप को और अपने रमन को। उन दोनों में भी सुखदीप दा कम बातचीत करने वाला था। मुझे लगता वह शर्माता है। रमन दा दूसरी तरफ का था, दूसरी तरह का था। वह इस घर को बिल्कुल अपना समझ कर रहता था। वह मुझे काफ़ी कुछ सिखाता भी। खाने की कई चीज़ें बनाना मैंने उससे ही सीखा। वह मुझसे मेरे बच्चों के बारे में भी बातें करता। कौन? रमन। और आगे हम देखें तो वह कहता, देखो अभी वे छोटे हैं, अभी उनका शैतानी करने का समय है, तुम्हें थोड़ा सावधान रहना होगा। उनकी पढ़ाई लिखाई पर क्या रखनी होगी? नज़र रखनी होगी। उन्हें सब समय खेलने मत देना, नहीं तो उनका पढ़ना लिखना क्या हो जाएगा? चौपट हो जाएगा। रमनदा पहले सोचता था कि मेरे कोई लड़की नहीं है, तीनों बच्चे लड़के हैं। मेरी लड़की का खेलना कूदना धीरे धीरे कुछ दूसरी तरफ का होता जा रहा था और कभी कभी वह लड़कियों के कपड़े भी पहनने लगी थी। रमनदा की भूल उस दिन दूर हुई जब उसने मेरी लड़की को एक गुड़िया के लिए खेलते देखा। उसने तातुश से पूछा, बेबी का ये लड़का है या लड़की? इसके हाथ में तो गुड़िया है। तातुश बोले, क्यों, तुम्हें मालूम नहीं? ये तो बेबी की लड़की है। रमनदा ने तब हंसकर कहा, तभी तो, और मैं तो समझ बैठा था ये भी क्या लड़का ही है। रमनदा और सुखदीप दा के आने से घर में थोड़ी चहल पहल बढ़ गई, थोड़ी रौनक आ गई।
थोड़ा माहौल खुश मिजाज सा रहने लगा। लेकिन कुछ ही समय के लिए, क्योंकि जल्दी ही उन दोनों ने काम पर जाना है जो शुरू कर दिया था, रमनदा और सुखदीप ने। इस बीच मेरा बड़ा लड़का भी मेरे पास चला गया, मेरे पास से चला गया। वो वहाँ पर रहता था, वो भी चला गया, क्योंकि उसे एक ऐसे घर में तातुश ने काम पर रख दिया था, काम दिला दिया था जहाँ साहब लोगों ने उसे पढ़ाने का भरोसा दिलाया था। और मेरा छोटा लड़का लड़की भी पढ़कर देर से घर लौटते, क्योंकि अब वे बड़े सरकारी स्कूल में जाने लगे थे। अर्जुन दा, रमन दा और सुखदीप दा काम पर से लौटकर फौरन सोने चले जाते। तातुश ने एक दिन मुझसे कहा, तुम बच्चों को लेकर रोज़ पार्क में थोड़ा घूम आ सकते हो, कि तुम घूम कर आ सकती हो, बच्चों को ले जाया करो, घूम आया करो थोड़ा, बच्चे वहाँ खेलेंगे और तुम्हारा मन भी बहलेगा। उनकी बात मान में रोज़ शाम को बच्चों के साथ वहाँ जाने लगी। पार्क में बहुत सी बंगाली औरतें आती थी, वे वहाँ उन घरों के बच्चों को घुमाने लाती थी जहाँ वे काम करते थे। उनमें से कई मुझे देख मेरे पास आती और कुछ इस तरह की बातें पूछती, तुम बंगाली हो, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम यहाँ अकेली रहती हो, तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है, तुम्हारे साथ नहीं रहता। वहाँ की कई जवान लड़के भी आते और उनमें बंगाली भी होते, वे भी मुझसे बातचीत करना चाहते और मौका न मिलता तो मेरे बच्चों को बुलाकर उनसे बातें करते। कोई यदि स्वयं आए और मुझसे बात करना चाहे तो उससे बात न करना कैसे संभव है। फिर भी ऐसे लोगों से मैं अधिक बातें नहीं करती, अवॉइड करती, न ही अपने बारे में कुछ बताती, क्योंकि बात करने के पीछे उनका आशय क्या है ये मैं समझ जाती। तातुश ने भी मुझसे कह रखा था कि जब भी कभी मैं बाहर घूमने निकलूं तो अनजान लोगों से ज़्यादा बातें नहीं करूं। तातुश ने ठीक ही कहा था, मैं भी वैसा ही सोचती थी और देखती थी कि लोग बातों बातों में ऐसी ऐसी बातें पूछने लगते हैं जिनके जवाब देने की मेरी एकदम इच्छा है जो नहीं होती। बीती पुरानी बातें फिर से मन में लाना मुझे अच्छा नहीं लगता। ये सब देखकर सुनकर अब मेरी बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं होती, लेकिन बच्चों की खातिर जाना ही पड़ता है साहब। एक दिन पार्क में मैंने एक लड़की को एक बच्चे के साथ देखा। उसे मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही थी। उसके साथ वहाँ कोई बातचीत नहीं करता था। वह बच्चे को लेकर आती और उसी के साथ खेल खाल कर चली जाती। वह पार्क में आती तो कुछ एक लड़के उसे देखकर आपस में हंसी मजाक करते। वह किसी की ओर देखती तक नहीं। वह देखने में नेपालियों जैसी थी, लेकिन उस बच्ची से वह बांग्ला में बातें करती थी, जिससे मुझे लगता कि वह बंगाली हो सकती है। उसकी वयस 20-22 की रही होगी उम्र, और साफ मालूम देता था कि उसका ब्याह नहीं हुआ है। उसे देखकर मुझे बहुत माया होती थी, मोह होता था, दया सी आती थी। मैं सोचती थी कि इतनी बड़ी लड़की को काम के लिए अकेले इतनी दूर क्यों आना पड़ा होगा। मैंने उसे आवाज़ देकर बुलाया तो वह खुशी खुशी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने उसका हाथ पकड़ उसे अपने पास बिठा लिया और पूछा, तुम क्या बंगाली हो? उसने हाँ कहा और फिर नाम पूछने पर उसने अपना नाम सुनीति बताया। क्या नाम बताया? सुनीति बताया। तो पार्क में जो मिलने वाली लड़की उसका नाम क्या? सुनीति पूछा जा सकता है। उस दिन से उससे मेरा है जो अच्छा मेलजोल हो गया और हम एक दूसरे से रोज़ पार्क में जो मिलने लगे। किसी दिन नहीं मिल पाने से हम दोनों उदास हो जाते। सुनीति ने बचपन में ही अपने माँ बाबा को खो दिया था। जिस दिन उसका जन्म हुआ था उसी दिन उसकी माँ नहीं रही थी और जब वह 1 वर्ष की हुई तो उसके बाबा की जो मृत्यु हो गई थी। तो ये पूछा जा सकता है, सुनीति का जब जन्म हुआ तो उस समय उसकी माताजी का देहांत हो गया, लेकिन उसके पिताजी का देहांत कब हुआ था? जब वह 1 वर्ष की हुई। तो उससे उसके मामा और दीदी माँ ने है जो पाल पोस कर है जो बड़ा किया था। दीदी माँ से यहाँ तात्पर्य नानी से। और बचपन में माँ के न रहने से कितना कष्ट होता है वह मैं जानती हूँ। सुनीति जिस दिन अपने घर चली गई उसके एक दिन पहले पार्क में मिली थी और तब तक ये मालूम नहीं था कि वह अगले ही दिन चली जाएगी। उसने मुझसे कहा था, तुम कल अपना पता लिख कर ले आना और मैं भी अपना पता तुम्हें दे दूंगी। मैं अगले दिन अपना पता लेकर पार्क में गई, लेकिन वह नहीं आई। वह चली गई। ये बात उस समय भी मेरे मन में नहीं आई थी। उसके अगले दिन भी मैंने उसे नहीं देखा। 2 दिन बाद देखा कि जिस बच्ची को लेकर वह आया करती थी वह बच्ची अपनी माँ के साथ आई है। तब मुझे लगा कि वह चली गई है। मैंने सोचा उसे शायद मुझसे मिलने का मौका नहीं मिला। वह कर भी क्या सकती थी? जिनके यहाँ रहती थी उन्हीं के कहने पर तो उसे चलना था। सुनीति के न रहने से पार्क में अब मेरा मन नहीं लगता था, यानी कि बेबी हालदार का। मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया।
जितना समय मैं वहाँ बिताती उतना मैं अब पढ़ने लिखने में जो बिताने लगी। अब तक जितना मैं लिख चुकी थी उसे तातुश ने फ़ोटोकॉपी करा के अपने एक बंधु के पास कोलकाता भेज दिया था। तातुश हठात एक दिन मुझे बोले, बेबी तुम्हारी चिट्ठी आई है। मैं अवाक हो उनकी ओर देखती रही और फिर बोली, मेरी चिट्ठी? मुझे चिट्ठी भेजने वाला तो कोई नहीं है। उन्होंने बताया कि चिट्ठी कोलकाता से उनके एक बंधु ने भेजी है। मैंने कहा, सुनाइए ना, देखूं क्या लिखा है उन्होंने। तातुश ने मुझसे बैठ जाने को कहा और फिर चिट्ठी पढ़कर है जो सुनाने लगे। प्रिय बेबी, मैं बता नहीं सकता तुम्हारी डायरी पढ़कर मुझे कितना अच्छा लग रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि इतना अच्छा लिखना तुमने कैसे सीखा। तुम्हारा लेखन उत्कृष्ट है। तुम्हारे तातुश ने सचमुच ही एक हीरा खोज निकाला है। मैं बहुत लज्जित हूँ कि तुम्हें बांग्ला में नहीं लिख सकता। मैं बांग्ला पढ़ सकता हूँ, लिख नहीं सकता। मैं तुम्हारा तातुश से एक वर्ष बड़ा हूँ। इस वयस में भी, इस उम्र में भी तुम्हें चिट्ठी लिखने के लिए बांग्ला लिपि सीखने की इच्छा होती है, पर वह अब संभव नहीं। तुम कुछ किताबें पढ़ो और तातुश के पास से बांग्ला अभिधान लेकर रोज उसे पलटा करो। अभिधान यानी शब्दकोश लेकर उसे देखा करो, पलटा करो, देखा करो। तुम्हारी कहानी जानने की मेरी बहुत इच्छा होती है। यहाँ मेरे जिन जिन बंधु बांधवों ने तुम्हारी डायरी पढ़ी है वे सभी उसे चमत्कार लेखन मानते हैं। और मेरे एक बंधु ने कहा है कि वह तुम्हारी रचना को किसी पत्रिका में छपाने की व्यवस्था करेंगे, लेकिन उसके पहले तुम्हें अपनी कहानी को किसी एक मोड़ तक पहुंचाना होगा। आशा करता हूं तुम कभी लिखना है जो नहीं छोड़ोगी। वहीं ये बात किसी भी दिन मत भूलना कि भगवान इस पृथ्वी पर तुम्हें लिखने को भेजा है। आशीर्वाद के साथ यही समाप्त करता हूँ। चिट्ठी सुनकर मैं अवाक रह गई। मैंने ऐसा क्या लिखा है जो उन लोगों को इतना अच्छा लगा। उसमें अच्छा लगने की तो कोई बात नहीं। फिर यहाँ तो मेरी लिखावट भी ख़राब है और लिखने में भूलें इतने कि उसका कोई जो ठिकाना भी नहीं। फिर भी उन्हें अच्छा लगा तो क्यों, मेरे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने तातुश से पूछा कि मैंने जो लिखा है वह उन्हें इतना अच्छा क्यों लगा। जो तातुश बोले, वह तुम नहीं समझोगी। मैंने कहा, मैं सचमुच ही कुछ नहीं समझती। भगवान ने समझने की क्षमता ही नहीं दी मुझे, लेकिन मैं समझना चाहती हूँ। तातुश ने कहा, तुम्हें इन सब बातों को लेकर अभी मातापची करने की जो ज़रूरत नहीं है। तुम अपना काम किए जाओ, बस लिखो और पढ़ो। उसी से सब कुछ अपने आप है जो तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा। और यही बात मैं आपको कहता हूँ। वैकेंसी कब आएगी, कब एग्ज़ाम होगा, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, इन सब बातों को छोड़ो और तुम है जो पढ़ने में लगे रहो। मामला है जो पूरा सेट हो जाएगा अपने आप। तातुश की बातें मैं अनसुनी कर न करती तो क्या करती। जैसे मुझे घर में करने को कुछ और था ही नहीं। घर में अर्जुन दा, रमन दा और सुखदीप दा तो थे ही। उनके बंधु समित दा और रजत दा, राहुल दा का भी आना जाना लगा ही रहता था। और वे सब भी तो मुझे चाहते थे और मेरे साथ तातुश जैसा ही व्यवहार करते थे। ऐसे में मैं उन्हें खिलाने पिलाने की व्यवस्था छोड़ किताब कॉपी लेकर कैसे बैठ सकती थी। एक दिन भूल से तातुश की बात मान दिन में ही मैं उनसे अपने पढ़ने लिखने की बातें जो करने लग गई तो एक कांड घट गया। अब क्या घटना हो गई, क्या कांड हो गया कि रमन दा उस दिन काम पर से लौटा तो उसे बहुत भूख लगी हुई थी और जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर वह खाने पर बैठ गया। खाने की प्लेट में कोई गंदगी न पड़ जाए या मक्खी वक्की न बैठ जाए, इसलिए मैंने उसे उल्टा कर रख दिया था। भूख के मारे रमन दा ने इसका ख्याल नहीं किया और सब सब्जियां उस पर ले ली। उन सब्जियों में एक गाढ़ी तरी वाली सब्जी थी। उसने जैसे ही रोटी लेकर खाना शुरू किया तो देखा कि तरी प्लेट से नीचे जा गिरी है और वह खाना छोड़ अवाक हो उसे देखने लगा। अचानक ही कुछ क्षण के बाद ही उसकी समझ में आया कि वह उल्टी प्लेट में जो खाना खा रहा है और वह वहीं बैठा न जाने क्या क्या सोच समझकर खूब हंसने लगा। मैंने तातुश से पूछा, रमन दा किसके साथ बातें करे जो हंस रहा है। तातुश बोले, और कौन है वहाँ। मैंने कहा, और तो कोई नहीं है उस कमरे में। और इतना कहकर मैं वहाँ चली गई और देखा कि रमन दा हंसे ही जा रहा है। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ रमन दा। तो वह कुछ न कहे बस हंसता रहा। मैंने फिर पूछा, क्या हुआ बताओ तो सही। वह हंसते हंसते बोला, बेबी देखो मैं कैसे खा रहा हूँ। मैंने देखा तो हंसी के मारे मेरा बुरा हाल हो गया। हंसते हंसते ही आकर मैंने तातुश को बताया कि जोर की भूख लगी होने के कारण
रमणदा ने बिना अपने प्लेट की ओर देखे उल्टी प्लेट में ही जो खाना ले लिया और वह भी सुनकर क्या हंसने लगे। वह हम लोगों की तरह नहीं हंसते थे, उनकी हंसी उनकी अपनी तरह की थी। धीरे धीरे उन लोगों का हंसना बंद हो गया, लेकिन मेरी हंसी थम नहीं रही थी। ये लोग तातुश बोले, बेबी तुम क्या हंसती ही जाओगी? अब खाली हंसने से ही सब हो जाएगा? मेरे बंधु की चिट्ठी कितने दिनों से आकर पड़ी हुई है, उसका जवाब तुम्हें नहीं देना होगा। नहीं देना होगा क्या? मैंने कहा चिट्ठी? ये चिट्ठी विट्ठी लिखना मुझसे नहीं होगा। तातुश बोले, क्यों नहीं होगा? तुमसे जैसे बने वैसे ही लिखो, और लिखते लिखते सब जो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो साथियों, आज हम इतना ही अध्याय देखेंगे और कल के वीडियो में तीसरे पार्ट में हम कोशिश क्या करेंगे, पूरा प्रयास रहेगा कि ये पार्ट है जो हम कंप्लीट कर दें। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो आप, और सभी ग्रुप में सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक करो ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे आपको। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज आदि की आवाज़ जो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है, आपको डिसीजन कैसे लें, कोई भी निर्णय कैसे लें, इस विषय पर मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो डाला, तो उस चैनल पर भी जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।